आंध्र प्रदेश सरकार के पास 3 राजधानियों के लिए कानून बनाने की शक्ति का अभाव, तो ये चीज कही है आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की राजधानी के रूप में अमरावती का विकास किए जाने का आदेश दिया गया है। कहा है कि आप अमरावती को डेवलप करें एज अ स्टेट कैपिटल के तौर पर, और कहा है कि सरकार को राज्य की 3 राजधानियों के लिए नए कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। क्लियरली मेंशन कर दिया कि आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 3 कैपिटल जो है वो नहीं बना सकती, राइट। तो अदालत की टिप्पणी क्या है, तो आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम रूल्स जो 2015 का हमें देखने को मिला है, इसके तहत जमा की गई भूमि, राइट, और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2014 यानी कि आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014, इसकी धारा 3 के तहत कैपिटल को यानी कि राजधानी को स्थानांतरित करने, मतलब ट्रांसफर करने, विभाजित करने, उसको अलग करने, राइट, या 3 भागों में विभाजित करने तथा उच्च न्यायालय सहित सरकार के तीनों या जो ऑर्गन्स हम लोग को जो सरकार की गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो ये सरकार के जो तीनों अंग से संबंधित विभागों के मुख्यालयों को अधिसूचित राजधानी शहर के अलावा किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है। मतलब कुल मिला के कहा गया है कि जो ये विंग्स हम लोग को गवर्नमेंट की देखने को मिलती हैं, ऑर्गन्स जो हम लोग को गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकती कि एक ऑर्गन जो है वो गवर्नमेंट का एक अलग जगह पर होगा, एक अलग जगह पर होगा, एक अलग जगह पर होगा, राइट। आपको एक ही जगह पर कैपिटल पर ही जो है वो तीनों को रखना है। गवर्नमेंट जो है सरकार जो है उसके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो इन ऑर्गन्स को सेपरेट रखने के लिए जो है या कैपिटल्स को सेपरेट करने के लिए जो है वो कानून नहीं बना सकती। तो ये चीज़ हाईकोर्ट ने कही है, राइट। और हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि पार्लियामेंट के पास ही, राइट, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही ये शक्ति है कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने की। तो संविधान के अनुच्छेद 4 जो आर्टिकल 4 हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलता है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि राज्य में विधायिका, राइट, यानी कि लेजिस्लेचर, कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव, और न्यायिक यानी कि जुडिशियल ऑर्गन की स्थापना संबंधित जितने भी मामले हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही अपना डिसीजन जो है वो दे सकती है। और आर्टिकल 4 के अनुसार नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना और नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के रूप में नहीं समझा जाएगा। तो आपने अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर, तो आपको पता है कि काफ़ी सारे अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए ही, या फिर काफ़ी सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। वो सिंपल अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो भी सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से कंडक्ट हो जाते हैं। तो अमेंडमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, इसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। एक तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, एक स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, और एक होता है 50% स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन के थ्रू, राइट, अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो ये ऐसे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में अक्सर जो है वो पूछी जाती हैं। आर्टिकल 4 आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 4 क्या कहता है, राइट, क्योंकि न्यूज़ में आया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें करंट अफेयर्स को अलग से पढ़ना है। यार, आपको करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन के साथ मिलाकर पढ़ना है। अब अगर करंट अफेयर्स में आर्टिकल 4 की बात आ रही तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आर्टिकल 4 किस चीज़ के बारे में कहता है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को देता है कि अगर कोई भी, मतलब स्टेट है, टेरिटरी, अगर उसको इंडिया का हिस्सा बनाना है, या एक नई स्टेट जो है वो स्टैब्लिश करनी है, एक न्यू बॉर्न स्टेट स्टैब्लिश करनी है, या किसी स्टेट की बाउंड्री को, उसके एरिया को जो है वो चेंज करना है, दूसरी स्टेट में मिलाना है, या एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, राइट, या फिर इवन स्टेट का नाम अगर चेंज करना है, तो वो पूरी पावर्स किसके पास है? वो पूरी पावर्स पार्लियामेंट के पास हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। और इस चेंजेस करने में पार्लियामेंट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, जो कि आर्टिकल 368 में प्रोसीजर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसके तहत, राइट। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सब चीजें क्लियर रखो आप। नवंबर 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार ने यह कहते हुए 3 राजधानियां बनाए जाने से संबंधित कानून को निरस्त कर दिया कि सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई कानून बाधा नहीं, यानी कि कानूनी बाधा जो है वो नहीं आए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया फुल प्रूफ कानून लाया जाएगा। लेकिन अदालत ने सरकार के निरस्त किए जा चुके कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। तो हुआ ये था कि नवंबर 2021 में गवर्नमेंट ने अपने एक कानून को जो है वो हटा दिया और कहा कि हम फुल फ्लेज
कानून जो है वो लेकर आएंगे जिसमें कोई भी लीगल हर्डल्स नहीं होंगे, राइट, और जिससे कि ये जो 3 जो कैपिटल्स लेकर आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर उसको वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देंगे, राइट। बट अभी क्या हुआ कि ये चीज़ जैसी सरकार ने जो है वो करी, बट उसके बावजूद भी कोर्ट ने जो है वो लगातार सुनवाई अपनी कंटिन्यू रखी। जो भी चैलेंजेस आ रहे थे कि ये 3 कैपिटल से रिलेटेड, तो वो लगातार जो है वो कोर्ट सुन रही थी। और अब कोर्ट ने क्लियरली, हाई कोर्ट ने क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर दी है कि इस प्रकार से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल बनाने की शक्ति जो है वो अकेली स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो है वो नहीं है। और पहले पारित किए जा चुके इन अधिनियमों को निरस्त करने का उद्देश्य विकेंद्रीकरण की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को और अधिक स्पष्टता प्रदान करना और लोगों के सभी वर्गों को एक विस्तृत विवरण प्रदान करना है। तो ये इन्होंने जो पुराने जो कानून जो है उसको हटाया और नए कानून जो लाने की बात करी, तो कह रहे हैं कि हम और क्लैरिटी के साथ एक नया कानून लेकर आएंगे कि जिसमें हर चीज़ जो है वो मेंशन करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मतलब कुल मिलाकर देखो क्या होता है कि सरकार जब भी ऐसा करती है, मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी एक्सप्लेन करूंगा और वो बहुत प्रैक्टिकल है, आपको उस चीज़ के बारे में पता भी होगा। तो जब भी अगर कोई सरकार कोई कानून बना रही है और उस कानून से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप हमेशा देखना कि नेक्स्ट टाइम जब वो कानून बनाया जाएगा तो वो जो चैलेंजेस आएंगे उसको रिजॉल्व करने की जगह एक परत बना दी जाएगी, कहा जाएगा कि उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। ऐसा कई बार हमने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट्स में देखने को मिला है हम लोग को, कि आप जानते हैं इसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो मतलब जो भी जैसे कि एनओसी की आवश्यकता होती है, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसमें आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, राइट। बट सरकार के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सरकार बोलती है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, मासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो और वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना होता है सरकार को, तो वो सरकार क्या करती है, ये सब चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर देती है, राइट, अपने एक कानून को लाकर, राइट। तो वही वाली चीज़ होती है। तो ये जो बात बताई जाती है कि नहीं हम तो जो है वो इस प्रकार से जो है वो जनता के लिए जो है वो और अच्छा करना चाह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, बट ये जस्ट उसके अपोजिट होता है, राइट। ये अपोजिट किस तरीके से होता है कि सरकार जो है जो भी हर्डल्स आ रहे होते हैं उसको सॉल्व करने की जगह हर्डल्स ना आए उस पर जो है वो फोकस करने लगती है, राइट। बट ये सब चीज़ें आप मेंस में मत लिखिएगा, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपको क्या मेंस में लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है तो लिखना चाहिए, नहीं, राइट, क्योंकि आप जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं और आपको नहीं पता कि आपकी कॉपी जो है वो कौन चेक करेगा, राइट। तो आपको जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन में पॉजिटिविटी जो है मेंशन करने की, यस, कि अगर सरकार एक नया कानून लेकर आए तो हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार उस कानून के अंदर जो है वो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं पहले कानून में उसको वो ठीक करे। अमेंडमेंट जो है वो किसके लिए होता है, ठीक करने के लिए होता है। बट कई बार अमेंडमेंट जो है वो जो सरकार के ऊपर जो चैलेंजेस आते हैं उसको रोकने के लिए भी हो जाता है। काफ़ी केसेस में आप देखिएगा आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, रिजॉल्व करने की जगह उल्टा ही जो है वो प्रेशर क्रिएट हो गया यहाँ पर, तो उल्टा ही जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ही ब्लॉक कर दिया कि जिससे कि चैलेंज ही ना हो पाए ये कानून, राइट। तो ये सब चीज़ें जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कई बार सरकार जो है वो आरटीआई वगैरह का भी रिप्लाई जो है वो नहीं करती, आपको पता होगा, राइट। तो इस चीज़ को लेकर भी हमने एक बार आर्टिकल डिस्कस किया था, गेटिंग इट। तो ऐसी चीज़ें आप दिमाग में रखिए। तो 3 कैपिटल का पूरा मुद्दा क्या है, तो 31 जुलाई 2021 को आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट 2020। और जो 3 जो कैपिटल्स ये आंध्र प्रदेश में लेकर आने वाले हैं, तो उसके लिए इन 2 कानून के माध्यम से इन्होंने रास्ता जो है वो खोल दिया, ओपन कर दिया। 3 कैपिटल कौन सी, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल के तौर पर हमें देखने को मिलेगी। और इन 3 कैपिटल्स की क्या आवश्यकता, क्या नीड है, तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि एक बड़ी कैपिटल सिटी बनाने की जगह आप 3 कैपिटल सिटीज जो है वो बनाएं। उससे फायदा क्या होगा कि पूरी स्टेट के अंदर इक्वल डेवलपमेंट जो है वो इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि एक कैपिटल सिटी होती है तो जो भी उस स्टेट के अंदर जो कैपिटल सिटी हमें देखने को मिलती है तो वहां पर आप पूरा डेवलपमेंट करते हो, वहां पर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, बट दूसरे एरिया को आप मिस कर देते हो। बट अगर 3 कैपिटल सिटीज होंगी तो दूसरे एरियाज भी जो होंगे वो भी इक्वली डेवलप होंगे। बट इसके इंप्लीमेंटेशन क्यों इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक का फियर, आपस में जो लेजिस्लेटिव, आप जानते हैं इसकी हमारी कंट्री के अंदर टोटल सेपरेशन जो है वो नहीं हमें देखने को मिलता, कंप्लीट सेपरेशन या एब्सोल्यूट सेपरेशन आप बोलोगे तो हमें नहीं देखने को मिलता 100% सेपरेशन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो आपको पता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो आपस में मिले हुए हैं,
राइट, आपस में कनेक्टेड है, आपस में कोऑर्डिनेटेड है, बट जुडिशरी जो है वो टोटली सेपरेटेड हम लोग को देखने को मिलती है। बट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग तो आपस में सेपरेटेड है, सॉरी कनेक्टेड है, बट कनेक्ट होने के बावजूद भी रेगुलर डे टू डे बेसिस में उनके जो होता है ना कि पेपर्स वगैरह वो ट्रांसफर होते हैं जुडिशरी के पास, राइट। रेगुलर बेसिस पर उनका कनेक्शन, उनका कम्युनिकेशन जुडिशरी के साथ रहता है, राइट। लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग तो बिल्कुल डे टू डे बेसिस में आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो अब आप सोचिए कि इतने ज़्यादा सरकारी जो मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं कि कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक दूसरे से बार बार मीटिंग करने जाना होता है। कल को आप डीएम बनेंगे, राइट, तो आपकी रेगुलर मीटिंग आपके चीफ मिनिस्टर के साथ होगी रेगुलर बेसिस पर, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ होगी, या फिर आप जब और आगे पद पर जाएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह के पद पर जाएंगे, राइट, तो रेगुलर बेसिस पर हो सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर से जो है वो मिले रेगुलर बेसिस पर, राइट, डे टू डे बेसिस पर, राइट। पॉलिसी मेकिंग का आपको जो है वो काम मिले तो उसमें आपको मिलना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर काफ़ी सारे मिनिस्टर से। तो जब आप सोचिए कि लेजिस्लेटिव बॉडी अगर अलग होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी अगर अलग होगी, दूसरी जगह पर होगी, तो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड उसमें पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। और जब आप ये ट्रैवलिंग करोगे तो उस समय क्या होगा कि सिस्टम में इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। कैसे? क्योंकि अगर आप अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जा रहे हो और आपकी जगह पर अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो आप कैसे उसको फिर हैंडल कर पाओगे, राइट। मान लिया मैंने कि आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है, बट जो जगह है, जो स्थिति जहाँ पर खराब हुई है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है, वहाँ पर तो आपको पहुँचना पड़ेगा ना, कि नहीं पहुँचना पड़ेगा। तो दीज आर सम इशूज़, राइट, कि अगर आप अलग अलग जगह पर अगर कैपिटल जो है वो अगर ओपन करते हो, स्टैब्लिश करते हो, बनाते हो, तैयार करते हो, तो ये सब इशूज़ आएंगे, राइट। खर्चा कितना होगा, राइट, कितने पैसे जो है वो खर्चे जाएंगे इन्हीं सब चीज़ों में, एक डॉक्यूमेंट को दूसरी जगह लेकर जाना, राइट, फिर उसके बाद फिर उसको जुडिशरी में जो है वो लेकर जाना, तो ऐसी कितनी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो टाइम भी खर्च होगा, पैसे भी जो है वो खर्च होंगे, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम 700 किलोमीटर की दूरी पर है जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल से, और 400 किलोमीटर की दूरी पर है लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती से, और अमरावती कुर्नूल के बीच का डिस्टेंस 370 किलोमीटर का है, राइट। अब आप देखिए 700, 400, 370 किलोमीटर, अब ये मान के चलिए कि 8-8, 10-10 घंटे भी लग जाएंगे आपस में कनेक्ट होने में, एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर जाना है तो कितना टाइम जो है वो बर्बाद होगा, और टाइम डिले होगा। जैसे बोलते हैं ना कि जुडिशियल केस में कि जितना टाइम, अगर आप जितना मतलब जैसे होता है ना कि एक मामला जो है वो कोर्ट पे गया, तो आप बोलते हैं ना जस्टिस डिले इज जस्टिस वरीड, कि आपने जो है वो जितना डिले किया, जितनी देरी बाद जो है वो उस व्यक्ति को न्याय मिला, तो वो अन्याय के बराबर ही है, उसको न्याय मिला ही नहीं। फिर जितनी लेट आप न्याय दोगे तो वो अन्याय के समान ही हम लोग को देखने को मिलता है, वो उस न्याय का कोई काम ही नहीं है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस वरीड, हमेशा इस फेस को जो है वो कहा जाता है, राइट, बताया जाता है। तो ये था पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक पर डेवलप हुई होगी।